हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड और असिस्टेंट डायरेक्टर के प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर हम जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के एक छोटे से पोर्शन दैट इज इरिगेशन, जिसमें कि डैम्स और कैनाल्स पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द बेस्ट डिजाइन ऑफ एन आर्च डैम इज। तो हमें डैम के बारे में अगर बेसिक सी बातें पता हो तो बेस्ड ऑन दी शेप हमारे पास जो है वो हमारे डैम्स अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक बनेगा हमारा आर्च डैम, और एक बनेगा हमारे पास बट्रेस डैम, और एक बनेगा ग्रेविटी डैम, जो कि बहुत ज़्यादा तीन अलग अलग तरह के डैम्स हैं जो कि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। और यही तीन डैम जो है तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है वो यूज भी होते हैं, बनते भी हैं। आर्च डैम में क्या होता है, जो प्लान भी होता है वो आर्च शेप का होता है। तो जो लोड ट्रांसफर होता है पानी का, वो कैसे होगा, हमारे पास लोड ट्रांसफर बाय आर्च एक्शन, लोड ट्रांसफर बाय आर्च एक्शन। ध्यान रखेगा इस बात को। व्हेन इट कम्स टू द केस ऑफ बट्रेस डैम, तो बट्रेस डैम की खासियत ये है कि यहां पर बट्रेसेस बनाने की वजह से जो लोड होता है, जो खुद का डैम का लोड होता है, जो वेट होता है, वो काफी रिड्यूस हो जाता है। जिसमें कि अगर हम बात करें तो वेट ऑफ डैम इज यूजुअली 1/3 ऑफ ग्रेविटी डैम। और ग्रेविटी डैम एक ऐसा डैम है जिस डैम का खुद का अपना वजन होने की वजह से इतना ज्यादा वजन होता है कि ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड ड्यू टू इट्स वेट। इतना खुद का वेट होता है कि सारे फोर्सेस पे लगने वाले उन सबको बैलेंस या काउंटर करने के लिए इसका वजन ही काफी होता है। इसलिए हमारे पास यहां पर ये ग्रेविटी डैम जो है वो ग्रेविटी डैम कहलाता है। आर्च एक्शन में हमारे पास जो हमारा प्लान होता है, प्लान में अगर आर्च डैम बनाएंगे तो यहां पर हमारा पहाड़ होगा, यहां पर हमारा पहाड़ होगा, यहां पर हमारा पानी भरा होगा। ये कहलाता है अपस्ट्रीम साइड। क्या कहलाता है ये? अपस्ट्रीम साइड। इस तरफ पानी नीचे जाएगा, दिस इज डाउन स्ट्रीम साइड। तो पानी इधर से इधर जाएगा, तो पानी इधर से प्रेशर इधर लगाता है, प्रेशर इधर लगाते हैं, तो प्रेशर इधर लगने पर ये प्रेशर इस आर्च एक्शन के थ्रू यहां अबटमेंट पे जाके जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना होता है कि यहां पर ये सबसे बेस्ट हमारे पास कौन सा होगा, जब अगर हम यहां से देखें कि हमारा जो ये डैम है, इस डैम का सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, तो दिस सेंट्रल एंगल इज यूजुअली इक्वल टू 133 डिग्री। अगर इतना है तो बेस्ट आर्च डैम निकल कर आ रहा है, अदरवाइज हमारे डैम में कुछ थोड़ी बहुत इनइफेक्टिवनेस रहेगी। सो बेस्ट डिजाइन ऑफ एन आर्च डैम इज ऑल हॉरिजॉन्टल वाटर लोड्स आर ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली टू द अबटमेंट। नहीं, हॉरिजॉन्टल लोड हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर हो ही नहीं रहे, कर्व एक्शन से हो रहे हैं। द डैम इज सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग एट द वेरियस लेवल। क्या डैम सेफ हो स्लाइडिंग के अगेंस्ट में? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जब तक लोड का एनालिसिस नहीं होगा नहीं कह पाएंगे। द लोड इज डिवाइडेड बिटवीन द आर्चेज एंड द कैंटिलीवर्स, डिवाइड हो रहा है, एंड डिफ्लेक्शन एट दी कंजुगल पॉइंट्स बीइंग इक्वल। तो हमारे पास हमारा डैम जमीन से उठा हुआ होगा, तो कुछ लोड कैंटिलीवर हैंडल करेगा और कुछ लोड आर्च के थ्रू हमारा जो है वो कहां चला जाएगा, ऑन टू दी अबटमेंट्स। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर्स आर इक्वल एट डिफरेंट पॉइंट। नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा। तो हमारे पास यहां पर ये वाले पॉइंट गलत हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द कांस्टेंट एंगल आर्च डैम व्हेन कंपेयर्ड टू अ कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम यूटिलाइजेस कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ अबाउट। तो देखो जरा समझो, डिफरेंस समझो आप। ग्रेविटी डैम के अंदर और आर्च डैम में, ग्रेविटी डैम और आर्च डैम में ध्यान रखना कि जितना भी लोड आता है, लोड हैज टू बी सस्टेन्ड। किसको सस्टेन करना है? सस्टेन्ड बाय डैम इटसेल्फ। इसलिए इसे जो है वो हैवी बनाया जाता है, इसलिए इसे हैवी बनाया जाता है। लेकिन आर्च में जो लोड है वो लोड कौन सस्टेन करता है? लोड इज ट्रांसफर्ड टू
जो अबटमेंट हम कह रहे हैं वो पहाड़ एक्चुअली में। तो लोड इज ट्रांसफर टू अबटमेंट्स, अबटमेंट्स हमारे पास हेंस सस्टेन्ड बाय किसके द्वारा, अबटमेंट्स के द्वारा। तो डैम खुद लोड नहीं ले रहा है, अबटमेंट पे लोड ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अबटमेंट लोड लेते हैं जनरली से, इसीलिए इसे थोड़ा सा जो है वो क्या बनाया जाता है, लाइट बनाया जाता है। तो पूछा है कि कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी लगेगी एज कंपेयर टू दी, हमारे पास अगर हम बात करें हमारे कांस्टेंट एंगल आर्च डैम एंड कंपेयर टू अ कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, कांस्टेंट एंगल आर्च डैम एज कंपेयर टू द कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम यूटिलाइजेज कंक्रीट क्वांटिटी। तो देखो कांस्टेंट एंगल, ये कांस्टेंट एंगल हो गया, और कांस्टेंट रेडियस, तो ये कांस्टेंट रेडियस हो गया। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हमारे पास यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एंगल आर्च डैम की, तो जितना भी हमारे पास लोड आएगा वो लोड बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसफर होकर अपार्टमेंट पे चला जाएगा, तो यहां पर हमें जो है वो ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन इट कम्स टू केस हियर, यहां पर काफी सारा हॉरिजॉन्टल लोड आएगा और फिर उसमें हमारे पास यहां पर ट्रांसफर होगा, तो यहां पर थोड़ी कंक्रीट की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। तो कांस्टेंट एंगल आर्च डैम व्हेन कंपेयर्ड टू द कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम यूटिलाइजेज कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ अबाउट हाउ मच, तो उससे कम लगता है, विच इज इक्वल टू 43% के बराबर। ध्यान रखिएगा, एक और भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना 133 डिग्री के बराबर। तो आंसर है 43 डिग्री। अ चेक डैम इज, तो चेक डैम का पर्पस क्या होता है, हमारा जो चेक डैम होता है वो कई जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर बना हुआ होता है, ठीक है। चेक डैम का पर्पस होता है कि हमारे पास कोई एक स्मॉल एरिया में अगर आपके पास पानी भरता है, ठीक है, इफ यू हैव द एरिया, डिप्रेशन वाला एरिया है, स्मॉल एरिया में डिप्रेशन है, तो वहां पर पानी अगर स्टोर होता है, तो जो वाटर स्टोर होता है उस वाटर स्टोरेज को हम जो है वो क्या करके रखें, वहां पर रोक के रखते हैं। तो इसी को बेसिकली स्टॉप डैम या चेक डैम कहा जाता है। पर्पस क्या होता है इसका, लंबे समय तक पानी वहां पर बना रखे, ताकि वो पानी लंबे समय तक वहां से बहता ना रहे, तो सॉइल हमारे पास जो है वो कंजर्व्ड रहे। तो बात आती है कि किस लिए काम आता है, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर के रूप में काम आ जाता है, ठीक है। फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है वो लार्जर डैम बनाने पड़ते हैं, चेक डैम जनरली बहुत छोटे डैम होते हैं, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में डैम की बात नहीं आती है, यहां पर रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में डैम की बात नहीं आती है, लेकिन यहां पर बातें आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ग्रोइंस की, ग्रोइंस बात कर लो, स्पर्स बात कर लो, डाइक्स की बात कर लो, और या फिर आप जो है वो गाइड बैंक्स की बात कर लो, ये सब चीजें जो है वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर सारे ही हमारे पास वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। आंसर यहां से होने वाला है बी, सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव अ कांस्टेंट सेंटर इन प्लान, आर्च डैम इज बेस्ट सुटेड फॉर। तो क्या मतलब होता है इसका, अब देखो समझते जरा कंडीशन को, कि जो गोर्जेस है हमारे पास, व्हाट आर दिस गोर्जेस, गोर्जेस वो होती है हमारे पास जहां से हमारे पास पानी जो है वो पहाड़ों के बीच जगह जहां पर जनरली नदियां बहती है। तो एक गोर्ज ऐसा होता है, ये पहाड़ है, तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है हमारा यू शेप्ड, दिस इज रेफर्ड एज यू शेप्ड, हमारे पास यू शेप्ड हमारा गोर्ज कहलाता है, ठीक है। एक बनता है हमारे पास जनरली दिस इज रेफर्ड एज, इसे कहते हैं वी शेप्ड। तो दोनों में से डिफरेंस क्या है, जब यू शेप बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हमारे पास बन जाता है, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में पानी स्टोरेज करना पड़ता है, तो ज्यादा हाइट तक स्टोर नहीं करते हैं हम, हाइट कम रखते हैं स्टोरेज की, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर बड़ा बनता है। जब हमारे पास वी शेप वैलीज होती है, वी शेप गोर्जेस होते हैं, तो वी शेप गोर्जेस के केस में क्या होता है, एरिया बहुत कम अवेलेबल होता है, हाइट बहुत अच्छी राइज करा सकते हैं। तो जनरली हमारे पास अगर ग्रेविटी डैम बनाया, तो ग्रेविटी डैम में अगर आपने बहुत ज्यादा बड़ी हाइट तक राइज कराने की कोशिश कर भी ली, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, डैम का जो है वो हमारे
वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आर्च डैम में जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि भाई आर्च सेक्शन से पानी आना है और हमारे पास जो है वो आर्च बनाने के लिए जगह पतली होनी चाहिए ताकि आर्च हमारे पास बढ़िया बन सके और लोड हमारे पास ट्रांसफर हो सके अच्छे से। आर्च डैम के लिए वी शेप वैली का जनरली प्रेफरेंस किया जाता है और उसमें क्या होता है हमारे पास हाइट जो है वो ज्यादा मिल जाती है और जब आपके पास लेंथ कम हो आपके डैम सेक्शन बनाने के लिए और हाइट अच्छी खासी अवेलेबल हो तो जनरली हम हमारा आर्च डैम प्रेफर करते हैं। तो ना यू शेप वी शेप वैलीज बनेंगी, मतलब ना वी शेप यू शेप दोनों में प्रेफर करेंगे ना यू में प्रेफर करेंगे। मल्टी पीक गोर्जेस हमारे पास मतलब ही नहीं निकलता, बनेगा सिर्फ आंसर क्या, अ वी शेप्ड गोर्ज जनरली प्रेफर्ड फॉर दी आर्च डैम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन ओवरफ्लो डैम इज ऑल्सो नोन एज। ओवरफ्लो डैम का मतलब ये होता है कि अगर पानी एक लिमिट से ज्यादा आ जाए तो उस पानी का ओवरफ्लो डैम के ऊपर से चला जा सके, ऐसे डैम की डिजाइनिंग को ओवरफ्लो डैम कहा जाता है। जनरली बात समझिएगा, जो रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर का मतलब होता है स्टोरेज स्पेस बिहाइंड, स्टोरेज स्पेस बिहाइंड, स्टोरेज स्पेस बिहाइंड द डैम स्ट्रक्चर। जहां पर पानी को रोक के रखते हैं उसी को रिजर्वायर कहते हैं। रॉकफिल डैम हमारे लिए एक ऐसा डैम होता है जो कि हमारे पास रॉक से बनता है, जिसका जो आउटर बॉडी है इसकी वो जनरली रॉक से बनी होती है जो इसको स्टेबिलिटी देती है, और साथ में जो इसका इनर कोर होता है, जो इसका इनर कोर होता है वो हमारे पास इम्परवियस सॉइल से बनता है, इम्परवियस सॉइल से बनेगा ताकि पानी इसके अंदर से फ्लो ना हो सके। स्पिलवे हमारे पास जो है, यही हमारे पास जो है वो ऐसे डैम होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास वाटर कैन स्पिल ओवर डैम, तो पानी उनके ऊपर से निकल सकता है, इसीलिए उन्हें स्पिलवे डैम कहा जाता है। एक होता है ग्रेविटी डैम, जिसको हम अभी तक जान चुके हैं कि ऐसा डैम जिसमें अपने खुद का इतना वजन होता है कि उस पर लगने वाले सारे काउंटर फोर्सेस को आसानी से जो सारे फोर्सेस को आसानी से काउंटर बैलेंस कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ओवरफ्लो डैम स्पिलवे डैम हो जाएगा। अगला है, एज वन मूव्स फ्रॉम हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड, ड्यूटी का क्या होगा। तो हेड ऑफ द कैनाल मतलब मान लेते ये कोई एक रिवर है, अब रिवर के बाद से हमारे पास कोई कैनाल डाइवर्जन हुआ, ऐसे हमारे पास कैनाल जो है वो बनता चला गया। ये हमने कैनाल बनाया, तो कैनाल में क्या हुआ, एक ही कैनाल डायरेक्टली आकर जो है वो पूरे के पूरे एरिया को इरिगेट नहीं करता है, धीरे धीरे आगे जा जाकर जो है वो डिवाइड होते चले जाता है। तो डिवाइड होते चले जाता है उस केस में व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कैनाल सिस्टम हमारे पास जो है वो आगे डिवाइड होकर छोटा होते चले जा रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो मेन कैनाल है, ये हमारा ब्रांच कैनाल है, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटरी, दिस इज आवर माइनर, और ये हमारे पास हो गया हमारा वाटर कोर्स, और यहीं पर आ जाते हैं हमारे फील्ड चैनल्स। क्या आ जाते हैं, दिस आर दी फील्ड चैनल्स। तो पूछा जा रहा है कि आपके कैनाल के हेड से, ये हेड ऑफ द कैनाल है, टू दी फील्ड ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब होता है कि भाई आपका पानी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एरिया कितना इरिगेट हो सके, अमाउंट ऑफ एरिया that can be irrigated by water। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहां से कोई पानी भेजा इतने एरिया को इरिगेट करने के लिए, कितना पानी चाहिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इतने एरिया को इरिगेट करने के लिए मान लो 100 लीटर पानी चाहिए। अगर मैंने यहां से 100 लीटर पानी भेजा तो नहर में पानी बहता 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 यहां तक आते आते 50 लीटर ही पहुंचेगा, तो 50 लीटर से मैं सिर्फ इतने एरिया को इरिगेट कर पाऊंगा। तो मैं कितने अमाउंट ऑफ एरिया को इरिगेट कर पा रहा हूं, सिंचाई कर पा रहा हूं, कुछ 50 मतलब आधे एरिया को ही इरिगेट कर पा रहा हूं।
तो मैंने जितने एरिया को इरिगेट कर पा रहा हूं उसको मैंने ड्यूटी नाम दे दिया D1। फिर किसी ने पूछा कि यार पानी हमें यहां से बताओ कितना देना है, तुमने तो वहां से बताया, यहां से बताओ कितना देना है। मैंने कहा यहां से भी उतना ही पानी देना है कि इतना एरिया इरिगेट हो सके। किसी ने पूछा कितना एरिया, हमने कहा ये वाला। बोले कितना पानी चाहिए, हमने कहा 100 लीटर पानी चाहिए। उसने यहां से 100 लीटर भेज दिया। अब यहां से 100 लीटर भेजने पर यहां पर पानी लॉस तो हुआ, लेकिन बहुत कम लॉस हुआ। इस बार जो है वो हम एरिया कितना इरिगेट कर पाए, तो वो है हमारे पास लगभग लगभग इतना। तो इस बार अमाउंट ऑफ एरिया कितना इरिगेट हो गया, ज्यादा इरिगेट हो गया। तो यहां पर अगर यहां से पानी छोड़ा जाए इतने एरिया को इरिगेट करने के लिए, तो ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएंगे। उतना ही पानी वहां से छोड़ा जाए तो कम एरिया इरिगेट कर पाएंगे, क्योंकि लॉसेस में चला जाएगा। तो यहां पर देखते हैं तो ड्यूटी ज्यादा मिलती है, वहां देखते हैं तो ड्यूटी कम मिलती है। पूछा है अगर आप यहां से यहां तक जाते हो तो ड्यूटी के साथ क्या होता है। यहां ड्यूटी ज्यादा मिल रही है और यहां पर ड्यूटी कम मिल रही है। तो यहां से यहां जाने पर ड्यूटी क्या हो रही है हमारे पास। पूछा गया है एज वन मूव्स फ्रॉम द हेड ऑफ द कैनाल टू द फील्ड, जब वो यहां से फील्ड की तरफ बढ़ता है, यहां से फील्ड की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास ड्यूटी ऑफ द वाटर क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर यहां से यहां तक जाएंगे तो यहां पर खड़े थे तो ज्यादा एरिया इरिगेट कर पा रहे थे, यहां पर खड़े होकर कम एरिया इरिगेट कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगी, ड्यूटी उल्टे डायरेक्शन जाएगी तो ड्यूटी घटेगी। आई बात समझ में। तो एज वी गो अप स्ट्रीम जाएंगे तो ड्यूटी कम होती है, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो ड्यूटी बढ़ती चली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। पूछा है कैनाल नॉर्मली यूज फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर, डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ अ रिवर इज। तो डाइवर्जन करना है फ्लड वाटर का, मतलब ये एक्सेस क्वांटिटी है, मतलब ये एक्सेस क्वांटिटी है। तो एक्सेस क्वांटिटी के लिए, एक्सेस के लिए वर्ड यूज होता है विच इज रेफर्ड एज इनंडेशन। इनंडेशन तो एक ऐसा कैनाल जो सिर्फ और सिर्फ कब चले, जब आपके पास एक्सेस ऑफ फ्लड वाटर आ गया हो किसी कंडीशन में, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, आपको वहां के फ्लो को डाइवर्ट करना है किसी दूसरे कैनाल में, ताकि यहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन कम हो जाए, तो उस कैनाल को नाम दिया जाता है इनंडेशन कैनाल। क्या कहते हैं उसे, इनंडेशन कैनाल कहते हैं। तो आंसर तो ये हो जाएगा। फीडर कैनाल का मतलब ये होता है कि विच फीड्स वाटर टू अदर कैनाल्स। फीडर कैनाल के जैसा एक और कैनाल होता है विच इज रेफर्ड एज कैरियर कैनाल। कैरियर कैनाल उसका मतलब होता है जो रिसीव करता है, जो रिसीव करता है वाटर, रिसीव वाटर फ्रॉम अदर कैनाल, रिसीव वाटर फ्रॉम अदर कैनाल, उसी को कहा जाता है क्या, हमारा कैरियर कैनाल। बात करते हैं रिच कैनाल। तो रिच कैनाल और कंटूर कैनाल क्या होता है आगे क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनंडेशन कैनाल विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं कंटूर कैनाल इज, क्या होता है कंटूर कैनाल। तो अगर हम बात करें, कोई एक रिवर होती है, तो रिवर जब भी फ्लो करती है हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में फ्लो करेगी। मतलब ये हमारे पास वो पहाड़ी वाला रीजन है जहां से रिवर निकली है, और ये हमारे पास वो वाला रीजन है जहां रिवर समंदर में जाके मिल जा रही है। तो पहाड़ी ऊंचाई पर रहती है, समंदर नीचे पर रहता है, तो वो हमारे पास ऊपर से नीचे लेवल पे फ्लो करती है। तो क्या होता है कि रिवर हमेशा जो है वो फॉलिंग कंटूर्स के डायरेक्शन में फ्लो करते चली जाती है। कंटूर का मतलब होता है वो सारे पॉइंट जो आपके एक एलिवेशन पर हो, एक हाइट पर हो। मान लेते हैं ये सारे पॉइंट 100 मीटर की हाइट पे है मीन सी लेवल से, ये सारे पॉइंट 90 मीटर की हाइट पर है, ये 100 मीटर, ये 90 मीटर, तभी तो रिवर ऐसे फ्लो कर पा रही है। तो सारे पॉइंट हमारे पास ऐसे मिलते चले जाएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, आपकी जो ये रिवर है, ये रिवर यहां से बह तो रही है, ठीक है, लेकिन इस रिवर में से भी हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी
कैनाल डाइवर्ट कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैनाल डाइवर्ट कराना पड़ता है। मान लो हमने यहां से कोई कैनाल डाइवर्ट कराया, और अगर हम उस कैनाल को हमारे कंटूर लाइंस के पैरेलल पैरेलल लेके चले तो इसे कंटूर कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? दिस इज रेफर्ड एज अ कंटूर कैनाल। तो कंटूर कैनाल की खासियत क्या मिलेगी? ये कंटूर कैनाल 100 और 90 मीटर के एलिवेशन के बीच में है। 90 मीटर ये है, 100 मीटर ये है, इसके बीच में यहां पर रहेगा। तो क्या इससे पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है? नहीं, इससे पानी सिर्फ इधर नीचे डाला जा सकता है। एक ऐसा कैनाल जिसमें एक तरफ पानी, एक तरफ जमीन हायर एलिवेशन पे हो, तो इस तरफ वाले एरिया की सिंचाई नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा कैनाल जिसके नीचे वाला एरिया हमारे पास सिंचाई किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इरिगेट्स ओनली ऑन वन साइड, बिल्कुल सही बात है। डज नॉट नीड बैंक ऑन द हायर साइड, ऐसा बना रहे हैं तो इधर तो जमीन ऑलरेडी ऊंची है, तो यहां पर हमें जो है वो स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ेगा, यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि पानी सारा यहां से आगे ना चला जाए, कैनाल यहां से फॉल ना कर जाए, मतलब कैनाल जो है वो हमारा फेल ना कर जाए। तो बिल्कुल सही बात है, एक तरफ हमें हायर साइड पे बैंक बनाने की जरूरत नहीं है। इज जनरली अलाइंड पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ द एरिया, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Question number 9 says that the best alignment for a canal is when it is aligned along. तो देखो समझना इस बात को कि आपके पास ये एक एरिया है, राइट? यहां पर रिवर बह रही है और ये वाला एरिया यहां से हायर एलिवेशन पर है, ठीक है? अब ये रिवर यहां पर तो इस लेवल पे है, राइट? यहां पर तो ये इस लेवल पर है, लेकिन क्या रिवर ऐसे ऐसे चलती रहती है क्या? नहीं, रिवर कैसे चलती है? ऐसे फ्लो करती है। मतलब यहां पर जो रिवर का लेवल है, शायद इससे पीछे जाके अगर 5-10 किलोमीटर पीछे चले जाए, शायद 5-10 किलोमीटर पीछे तो इसका एलिवेशन ऐसे रहा होगा ना, राइट? मान लेते हैं 5-10 किलोमीटर पहले, 5-10 किलोमीटर पहले इसकी ऊंचाई ये ना रहते हुए ये शायद इस ऊंचाई पर रही होगी कभी, मान लेते हैं, तभी तो पानी आगे आगे बहते हुए आगे आते चले जा रहा है। तो अगर मान लो कि ये इस ऊंचाई पर रही होगी, तो इस ऊंचाई पर रहने पर, इस ऊंचाई पर रहने पर अगर रिवर में से उस टाइम पर पानी बाहर निकालते हैं कैनाल के थ्रू, और कैनाल को ऐसा लेकर आते कि वो कैनाल धीरे 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 इस पहाड़ी तक आ जाता, पहाड़ी मतलब इस हायर एलिवेशन वाले पॉइंट तक आ जाता, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट अभी की लोकेशन से 10 किलोमीटर पीछे है, लेकिन उस 10 किलोमीटर से कैनाल को घुमा 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 के यहां तक ले आए। अब क्या दिखाई पड़ रहा है कि हमारा पानी एक हायर एलिवेशन पर आ चुका है। कहां आ चुका है? हायर एलिवेशन वाले पॉइंट पर आ चुका है। अब क्या होगा? अब किसी को भी पानी चाहिए, जिसको भी पानी चाहिए उसको पानी मिल जाएगा, चाहे पानी इधर देना हो तो इधर दे दो, चाहे पानी इधर देना है तो इधर दे दो। जिस भी एरिया में पानी देना है, इरिगेट करना है, इस पूरे एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, इस पूरे एरिया को इरिगेट किया जा सकता है, दोनों तरफ के एरिया इरिगेट हो सकते हैं। एक ऐसा कैनाल जो कि, एक ऐसा कैनाल जो कि आसपास की सारी नदियां या आसपास के सारे ड्रेनेज उन सब से हायर एलिवेशन पर हो और आसानी से हर जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट करा सके, ऐसे कैनाल को जो है वो क्या कहते हैं? बेस्ट कैनाल कहते हैं। सो द बेस्ट अलाइनमेंट फॉर अ कैनाल इज व्हेन इट इज अलाइंड अलोंग व्हाट? अ रिज लाइन। कंटूर लाइन हमारे पास जो है वो उसमें एक ही तरफ इरिगेशन कर सकते हैं, इसमें दोनों तरफ इरिगेशन कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये रिज लाइन का कंटूर, सॉरी, रिज लाइन का कैनाल जो है वो सबसे बेस्ट निकल कर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिज लाइन विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। On the next question, among the classification of canals based on alignment criteria, identify the canal in which the number of cross drainage work is maximum. ऐसे कैनाल जो कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क जिनका मैक्सिमम हो। तो मान लेते हैं ये कोई एक रिवर थी हमारे पास जो कि ऐसे बह रही थी, और यहीं से हमने कोई एक कैनाल निकाला था, कंटूर कैनाल, ठीक है? अब ये कंटूर कैनाल हमने निकाल तो लिया कंटूर के अलोंग अलोंग,
ठीक है। लेकिन कंटूर कैनाल अलोंग निकालने के बाद हमने ये देखा कि यार हमारी जो ये रिवर है, इस रिवर में कई सारी आके धाराएं मिलती है। ठीक है, कई सारी आके धाराएं मिलती है। तो अब हमारे पास, हम इन धाराओं को यहां पर ब्लॉक तो कर नहीं सकते, या तो कैनाल लेके जाना पड़ेगा या धाराओं को रोकना पड़ेगा, दोनों का पानी मिक्स तो करा नहीं सकते, जमीन से लेके जाना है तो मिक्स करा नहीं सकते, इसलिए इस जगह पर करना पड़ता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्या करना पड़ता है, कैनाल को थोड़ा सा उठाया और इस धारा को इसके नीचे से बहने दिया, ताकि ना इसका पानी रुके और ना कैनाल हमारा रुके। तो इन जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क करने की। ये है नेचुरल ड्रेन और ये है हमारा कैनाल, तो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जहां पर जरूरत पड़ती है क्रॉस ड्रेनेज वर्क की। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क सबसे ज्यादा किसमें जरूरत पड़ेगी, हमारे कंटूर कैनाल में। Among the classification of canals based on the alignment criteria, identify the canal in which the number of cross work is maximum. कौन सा होगा वो, कंटूर कैनाल होगा। रिच कैनाल तो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पर होता है, तो यहाँ जरूरत पड़ेगी नहीं। साइड स्लोप कैनाल का जनरली जो हमारा साइड स्लोप कैनाल का जो हमारे पास अलाइनमेंट होता है, वो जनरली ऐसा होता है कि वो उसके रास्ते में जनरली कोई आता नहीं है, उसके रास्ते में जनरली कोई आता नहीं है, तो यहां से पानी आसानी से इनके थ्रू आगे भेजा जा सकता है, इनके थ्रू आगे भेजा जा सकता है। तो यहां पर हमारे पास कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो आंसर जो है वो हमारे पास ये होगा नहीं, डिटूर कैनाल इज नथिंग बट दी, कैनाल के डायरेक्शन को चेंज करना कहलाता है डिटूर कैनाल, तो यहां पर भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा, ए कंटूर कैनाल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन के बेसिस पे किसको क्लासिफाई किया जा सकता है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि स्ट्रक्चर कैसा बना है कैसा नहीं बना है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम जो है वो कैनाल को नाम दे सकते हैं, जैसे कि आर्च कैनाल, सॉरी आर्च डैम, या फिर बात कर लो आप ग्रेविटी डैम, या फिर आप बात कर लो रॉकफिल डैम, रॉकफिल या अर्दन डैम, या फिर बात कर लेते हैं बटरेस डैम की, या फिर बात की जा सकती है आर्च, ग्रेविटी, रॉकफिल, अर्दन, बटरेस एंड कॉफर डैम। ठीक है, लेकिन जब बात आती है हमारे पास बेस्ड ऑन पर्पस या फंक्शन, पर हमारा फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है। अगर पानी को रोक के रखना है तो ये सब पानी को रोक के रख सकते हैं, लेकिन अगर पर्पस, ये सबकी डिजाइन अलग अलग है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं अलग अलग डिजाइन में मत बताओ, तुम तो बताओ फंक्शन के बताओ, तो एक बनता है स्टोरेज डैम, जिसका पर्पस ये होगा पानी रोकने का। अब किसी भी डिजाइन से बनाओ, किसी भी डिजाइन से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्पस होना चाहिए क्या, रोकना। एक होता है आपके पास जो है वो डाइवर्जन डैम, पर्पस क्या हो गया उसका, पानी को डाइवर्ट कराना। एक हो गया आपका डिटेंशन डैम, क्या हो गया डिटेंशन डैम, जिसका मतलब ये होगा अगर उसके अंदर पानी आता है तो पानी को रिलीज कर सके इन अ एक्स्ट्रा क्वांटिटी। तो बात ज्यादा समझिएगा, चाहे डाइवर्जन है वो, चाहे डिटर्जेंट डैम हो, चाहे हमारे पास जो है वो स्टोरेज डैम हो, तीनों का जो है वो हमारे पास फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है। यही वो एक अकेला डैम है जो कि हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर पर क्लासिफाइड है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ए इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट ऑफ एन इरिगेशन कैनाल इज अलोंग। अभी देखा हम लोगों ने क्या होगा हमारे पास, रिज लाइन। रिज लाइन विल बी द मोस्ट डिजायर्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिज लाइन में हमारे पास मिनिमम, मिनिमम या फिर लीस्ट अमाउंट ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क, एक तो ये पॉइंट हो गया, इसके साथ साथ इसकी इकोनॉमी मेंटेन हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो मोस्ट डिजायरेबल अलाइनमेंट कौन सा निकलेगा, रिज लाइन कैनाल निकलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो बोला है द कैनाल सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही बात है।
पानी किसके थ्रू बह रहा है और उसी के थ्रू हम जो है वो कैनाल को रन करा सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ये। द कैनाल सिस्टम रन्स ऑन रीजेस, बिल्कुल सही बात है, रीज लाइन पर फ्लो करता है। गेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चैनल्स, और छोटे छोटे चैनल में डिवाइड हो जाएगा, एंड स्प्रेड्स इट वाटर ऑन द लैंड, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास वो पानी को जो है वो सब तरफ डाइवर्ट कराकर जो है वो पूरे के पूरे एरिया को इरिगेट करा पाएगा। द ड्रेनेज सिस्टम रन्स अलोंग द लोवेस्ट लाइन, नदी हमेशा लोवेस्ट लाइन पे फ्लो करती है। कलेक्ट्स ड्रेनेज वाटर फ्रॉम द स्लोप्स एंड जॉइंस द मेन स्ट्रीम, सही बात है, मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेगी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे यहां पर। आंसर 13 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन पूछा है पिक अप दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी हम लोगों ने देखा हमारे पास सबसे पहले कैनाल का हेड होता है, उसे कहते हैं हेडवर्क, फिर होता है हमारे कैनाल का मेन कैनाल, और मेन कैनाल के बाद आता है हमारा ब्रांच कैनाल, लेकिन ब्रांच के बाद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता, तो ये सिस्टम गलत हो गया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिखाई दे रहा, पहले हेडवर्क आएगा फिर ब्रांच कैनाल आ जाए, ये वाला सीक्वेंस भी गलत है। हेडवर्क के बाद मेन आ जाए, मेन के बाद ब्रांच आ जाए, ब्रांच के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटर माइनर, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। हेडवर्क के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी आए फिर ब्रांच फिर माइनर, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मेन कैनाल कहां गया, तो ये सब गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल। तो लाइनिंग का मतलब क्या होता है, हम लाइनिंग कराते हैं इरिगेशन कैनाल की, पर्पस ये होता है टू प्रिवेंट सीपेज लॉस, पानी सीप करके लॉस ना हो जाए, तो टू प्रिवेंट सीपेज लॉस, इसी को कहा जाता है हमारे पास लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। ठीक है, बात करते हैं कि अगर हमने अलग अलग तरह के कैनाल बनाए, ठीक है, तो अगर मेरे पास कैनाल है अनलाइंड कैनाल, तो लाइन और अनलाइन कैनाल दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है, इस पे जरा बात करते हैं। इसमें यहां पर सरफेस पे पूरी की पूरी में लाइनिंग है, तो यहां से क्या नहीं होगा, पानी जमीन के अंदर जाएगा नहीं, और अनलाइंड कैनाल में पानी क्या होता है, जमीन के अंदर तक सीप कर सकता है, तो क्या होगा इससे, आसपास के पानी, आसपास के एरिया में पानी भरना चालू कर देगा, ये पूरे एरिया में पानी भर जाएगा, तो इसे कहा जाता है, अगर किसी एरिया में पानी भरना चालू कर जाए आसपास इसके, तो उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो डिक्रीज दी वाटर लॉगिंग एरिया, हमारे पास बिल्कुल सही बात है, लाइनिंग करा दोगे तो पानी आसपास जाएगा नहीं, तो हमारा जो वाटर लॉक्ड एरिया वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी सिर्फ कैनाल में बहेगा, अब आसपास वाले एरिया में नहीं जाएगा। इंक्रीजिंग द वाटर लॉगिंग एरिया, बिल्कुल गलत। डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया, बिल्कुल गलत। इंक्रीज इवेपोरेशन, लाइनिंग करने से, सरफेस पे लाइनिंग करने से इवेपोरेशन का कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, फॉर लाइंड कैनाल द फ्रीबोर्ड इज मेजर्ड फ्रॉम, व्हाट इज फ्रीबोर्ड। फ्रीबोर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेस। जैसे मान लो ये अनलाइंड कैनाल है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा बैंक, दिस इज रेफर्ड एज बैंक, तो ये हमारा हो गया फुल सप्लाई लेवल। तो फुल सप्लाई लेवल से जो टॉप ऑफ द बैंक है हमारे पास, वहां तक का जो हमारा डिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं फ्री बोर्ड। और वहीं पर जो हमारा कैनाल होता है लाइंड कैनाल, इस लाइंड कैनाल में अगर मान लो हमने यहां तक लाइनिंग कर रखी है, तो कहां तक लाइनिंग की है, टॉप ऑफ लाइनिंग, टॉप ऑफ लाइनिंग से लेके जो इसका फुल सप्लाई लेवल है वहां तक का जो डिस्टेंस है, उसी को बेसिकली कहेंगे क्या, हमारे लिए हमारा फ्री बोर्ड।
तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। फुल सप्लाई लेवल टू द टॉप ऑफ लाइनिंग, ये आंसर तो लाइन कैनाल के लिए सही हो जाएगा, लेकिन फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ द बैंक ये किसके लिए हो जाएगा? अनलाइंड कैनाल के लिए। ठीक है, टॉप ऑफ बैंक टू द टॉप ऑफ लाइनिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ डोवेल ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।